मुझे नहीं लगता डार साहब का कोई दिमाग काम कर रहा है। मुझे तो डार साहब की कोई सिमती समझ नहीं आ रही, इसहाक डार साहब, और मुझे लगता है कि उनका कोई दिमागी तवाज़ुन हिल गया है। इस्ता इस्माइल ने उनके हवास खत्म कर दिए हैं। दो जजेस ने मजीद एक ऐसा फैसला दिया है जिसको हम बंदियाल साहब के डायरेक्ट खिलाफ समझते हैं। चीफ जस्टिस को बेंच तोड़ने, बेंच में लोगों के जजेस की तादाद कम या ज्यादा करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये उमर ता बंदियाल साहब के इख्तियारात पर पहली कारी ज़रब एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए काजी ईसा साहब ने लगाई है। उमर ता बंदियाल साहब के सीनियर मोस्ट 7-8 जज जो हैं वो बंदियाल साहब के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ये बेंच बनाने के बाद उसको तोड़ना, ये इस्तेहकाक किसको हासिल है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। जजिस को ऐसी मुकद्दस गाय बना दिया गया है, उनके खिलाफ एहतसाब का कोई तरीका नहीं। अदलिया में ना एहतसाब का अमल है और ना इस वक्त आइन की पासदारी नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहती है सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। कल के सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के हवाले से फैसले के बाद जो अनारकी की लहर पैदा हो गई है सियासत में भी और अदलिया में भी, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। क्या हाल है सोबिया, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक। देखें, आप और हम दूर दूर हो गए हैं, अब जूम पर करते हैं, एक स्टूडियो में नहीं। आप मुझे बुलाती ना। जी जी तब आपने मुजम्मिल साहब, मैं मेरा तो आपको कह रही थी कि आप आपने मेरा मुकम्मल तौर स्टूडियो पे में डिजिटलाइज ना हो जाए, आप घर से आपने बाहर भी निकले, आपने आप घर मेरा पे महसूस होके आपने रहेंगे। आपने मेरा स्टूडियो में दाखला बंद कर दिया ना, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आपने नहीं क्या मुजम्मिल साहब, हम स्टूडियो आपका कैसे स्टूडियो में दाखिला बंद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर अब जूम पे ही कर लेते हैं। मैंने कहा चले नाजरीन से तो मुलाकात हो जाए ना, आपसे बाद में भी हो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास अंदर की क्या अपडेट्स है कल के देखिए फैसले के बाद, अब सुप्रीम मैं कोर्ट में क्या आवाजें उठ रही हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ। देखिए, 4 जजेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से शो मोटव के खिलाफ चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दे दिया था। हम्म। और उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस ने गलत शो मोटव लिया है, तो 4 जजेस तो बंदियाल साहब के खिलाफ वहां खड़े नजर आए। 2 जजेस ने मजीद एक ऐसा फैसला दिया है जिसको हम बंदियाल साहब के डायरेक्ट खिलाफ समझते हैं सकते हैं। जस्टिस काजी ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस को बेंच तोड़ने, बेंच में लोगों के जजेस की तादाद कम या ज्यादा करने का कोई इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस एक दफा बेंच बना तो सकते हैं लेकिन बेंच तोड़ नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने एक दफा जो बेंच बना दिया है वो उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते, और जो कॉज लिस्ट जारी हो गई है उसको मनसूख नहीं कर सकते। ये तनाज़ा पैदा हुआ कि 28 फरवरी को काजी ईसा साहब की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यकदम कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल कर दी और उनका बेंच खत्म कर दिया था। वो घर से केस सुनने आए लेकिन उन्हें बताया गया कि आपके तो केस खत्म कर दिए गए हैं, आपका बेंच ही चीफ जस्टिस ने रात को तोड़ दिया है। उन्होंने उस पर रजिस्ट्रार को बुलाया और कहा कि आप बेंच कैसे तोड़ सकते हैं। अब उसके ऊपर जस्टिस कादी ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने एक फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के तहत चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने का तो इख्तियार है लेकिन बेंच तोड़ने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाकर उसमें जजेस की तादाद मुकर्रर करने का तो इख्तियार है, लेकिन एक दफा जब जजेस 5 रुकनी बेंच बन जाए, 9 रुकनी बन जाए, 3 रुकनी बन जाए, उसके बाद उस तादाद को कम या ज्यादा नहीं कर सकता चीफ जस्टिस। तो मैं समझता हूं कि ये उमर अता बंदयाल साहब के इख्तियारात पर पहली कारी ज़रब एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए काजी ईसा साहब ने लगाई है, क्योंकि बंदयाल साहब मुसलसल बेंच तोड़ रहे थे, बेंच बना रहे थे, तादाद कम कर रहे थे, तादाद ज्यादा कर रहे थे, और उन्होंने बेंच फिक्सिंग को एक बिल्कुल टूल के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे साकिब निसार साहब सू मोटव को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बंदयाल साहब ने सू मोटव को तो इस बार इलेक्शन में टूल के तौर पे यूज किया है, लेकिन उन्होंने पिछले जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं बेंच फिक्सिंग को एक बहुत मौसर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है। इसी फैसले में जो काजी ईसा और याहिया आफरीदी ने उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ दिया है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आप सीनियर जजेस को जूनियर जजेस की सरबराही में नहीं बिठा सकते, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब ने एक बेंच ऐसा भी बनाया जिसमें याहिया आफरीदी साहब को अपने से जूनियर जज की सरबराही में बैठने पर मजबूर किया।
बेंच का सरबराह एक जूनियर जज को बना दिया और याहिया अफरीदी साहब को उसमें बतौर सीनियर जज उनकी सरबराही में बैठने को कहा गया। तो इस फैसले में यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस किसी भी सीनियर जज को किसी जूनियर जज की सरबराही में बैठने का नहीं कह सकते। बेंच का जो सरबराह है वो सीनियर मोस्ट जज ही होगा। ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ा फैसला दिया है जो उमर अता बंदियाल साहब की बेंच फिक्सिंग को काफी हद तक कंट्रोल करेगा, क्योंकि बंदियाल साहब बेंच की जो सरबराही है वो जूनियर जज को दे के सीनियर जज को उसमें बैठाने की का भी अब तरीकाकार बना रहे थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई बेंच फिक्सिंग की और बंदियाल साहब की जो इस सारे काम पर शुरू हुई है, जिसमें पहले हमने देखा कि 2 जजेस ने सू मोटो के खिलाफ फैसला दिया, फिर 2 जजेस ने और डिसेंट नोट लिखा, 4 वोट हो गए, अब 2 वोट आप ये समझ लें अभी सरदार तारिक साहब जो हैं वो भी हैं। तो इस तरह हमें सुप्रीम कोर्ट के 7-8 जज जो हैं वो उमर अता बंदियाल साहब के सीनियर मोस्ट 7-8 जज जो हैं वो बंदियाल साहब के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, उनकी बेंच फिक्सिंग के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं और उनका सुप्रीम कोर्ट को चलाने का जो तरीकाकार है उससे खुल्लम खुला इख्तलाफ करते नजर आ रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये जो पोर्टफोलियो का गलत इस्तेमाल है और फिर ये बेंच बनाने के बाद उसको तोड़ना जो है वो तोड़ नहीं सकते, तो ये इस्तेहकाक किसको हासिल है कि अगर चीफ जस्टिस जो है वो अपने पोर्टफोलियो का गलत इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके? देखिए ये बड़ा आइन में इबहम है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऐसी मुकद्दस गाय बना दिया गया है, बल्कि जजेस को ऐसी मुकद्दस गाय बना दिया गया है कि वो कोई भी गलत फैसला करें, वो आइन के खिलाफ काम करें, वो कोई मिसकॉन्डक्ट करें तो उनके खिलाफ एहतसाब का कोई तरीका नहीं है। मतलब अब आप देखें ना, मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस आ गए हैं, लेकिन वो रेफरेंस जो है वो समात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मर्जी है, वो करे या ना करे। इसी तरह जो 63A का आइन रीराइट किया गया है उस पर कोई फोरम नहीं है जिसमें आप जाकर कह सकें कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आइन से तजावज किया है तो अब हम क्या करें। लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी करे, आइन से तजावज करे, कानून की खिलाफ वर्जी करे तो आप किसको फरियाद करें। इस मुल्क में फरियाद करने का कोई फोरम ही नहीं है। आप जजेस के खिलाफ कहीं दरखास्त नहीं दे सकते, जजेस ने अपनी खिलाफ दरखास्तें भी खुद ही सुननी है, तो फिर वो क्या सुनेंगे। तो इसलिए अदलिया में ना एहतसाब का अमल है और ना इस वक्त आइन की पासदारी नजर आ रही है। लिहाजा ये आप ये तो कोई खुला तजाद हो गया ना कि सियासतदानों का एहतसाब हो सकता है तो अदलिया के जितने चीफ जस्टिस हैं या जजेस हैं उनका एहतसाब नहीं हो सकता। जजेस और जर्नैलों का एहतसाब नहीं हो सकता इस मुल्क में। आप खाली जजेस का ना कहें, जर्नैलों का भी नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल हम अदलिया की बात कर रहे हैं। जर्नैलों की बात इस मुल्क में बहुत होती है, लेकिन जजेस की बात कोई नहीं करता, उन्हें एक मुकद्दस गाय की हैसियत हासिल है। लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं उमर अता बंदियाल साहब के कि उन्होंने इस बेंच फिक्सिंग के जरिए ये मौका दिया हमें कि हम अदलिया में एहतसाब की बात कर सकें, अदलिया में इस्लाहात की बात कर सकें, हम बात कर सकें कि चीफ जस्टिस के पास जो खुदाई ताकतें हैं उनको कम होना चाहिए। हम आर्मी चीफ की खुदाई ताकतों को भी कम करने के हक में हैं। हमारे ख्याल में पाकिस्तान में किसी को भी इतनी ताकत नहीं हासिल होनी चाहिए कि वो फर्द वाहिद पूरे निज़ाम को यरगमाल बना ले, जिस तरह किसी वक्त आर्मी चीफ बना लेता है या चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब एक ओहदा निकला है कि वो समझता है कि वो वजीर आजम को भी घर भेज सकता है, वो आइन से तजावज कर सकता है, वो आइन को रीराइट कर सकता है, वो जो फैसला दे दे उसके खिलाफ तो आप अल्लाह मियां कोई अपील कर सकते हैं। रोजे महशर ही आप किसी जज का गिरबान पकड़ सकते हैं कि भाई तूने नीचे दुनिया पे नाइंसाफी की थी। दुनिया में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट आपके साथ नाइंसाफी कर दे तो आप उस फोरम को खटखटाएं और कहें कि जी ये देखें सुप्रीम कोर्ट ने आइन से तजावज किया है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, सुप्रीम जज ने मिसकॉन्डक्ट किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहस अब पाकिस्तान में उमर अता बंदियाल साहब के और साकिब निसार साहब के और इफ्तिखार चौधरी जैसे चीफ जस्टिस, खोता साहब जैसे एक बिल्कुल तनजली का शिकार हमें चीफ जस्टिस का ओहदा नजर आया है कि जो बंदा भी चीफ जस्टिस के ओहदे पे बैठ जाता है वो खुद को पाकिस्तान का हाकिम बनाना चाहता है और उसका ख्याल होता है कि अब वो उसे हक हुक्मरानी हासिल हो गया है और जो असल हुक्मरान है वो उसके सामने उसी तरह सरनगू रहे जैसे दीगर महकूम लोग रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काजी ईसा साहब का फैसला आगे जाके बहुत लैंड मतलब एक अच्छा संग मील साबित होगा
कि उन्होंने खुद चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाया है। आगे काजी ईसा साहब ने भी चीफ जस्टिस बनना है। आज अगर वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर रहे हैं तो 4-6 महीने बाद जब उन्होंने बनना है तो उनके अपने इख्तियारात भी महदूद हो रहे हैं। आप ये मत समझे, काजी ईसा तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अगर वो कहते हैं कि ये इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास नहीं होने चाहिए तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास भी नहीं होने चाहिए। तो आप इस तरह देखें कि जो आदमी खुद इन लाइन है चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का 4 महीने बाद, वो ये कह रहा है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये जो इख्तियारात हैं ये कम होने चाहिए, ये गलत है। कॉज लिस्ट कैंसिल करना, बेंच तरमीम करना, जूनियर को सीनियर पर बैठाना, सीनियर को पीछे करना, जो सीनियर जजेस को बेंचेस से निकालना। तो मैं समझता हूँ इसकी आवाजें अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आनी शुरू हो गई हैं। अगर हम गिनने लगे तो 6 जजेस तो खुलकर सामने आ गए हैं, इसमें सरदार तारिक भी रखे हैं तो 7 जजेस हो गए हैं, और आवाजें आने की इस तरह उमर ताब बंदयाल तेजी से सीनियर जजेस की हिमायत हो रहे हैं। तो सुप्रीम अच्छा कोर्ट मुजम्मिल साहब, दूसरा साबिक वजीर आला पंजाब जो है उनके जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी आज सरहद पार करते हुए बलूचिस्तान से गिरफ्तार किए गए हैं। वो कहाँ भागना चाह रहे थे? आपके पास अंदर की क्या इत्तलात है? शुक्र करें उन्हें सरहद पार करते हुए गोली नहीं मार दी गई, क्योंकि आप देखें ना, आप कोई आदमी गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करना चाह रहा हो तो उसे तो सरहद पे खड़ा सिपाही गोली भी मार सकता है कि तुमसे गैर कानूनी सरहद पार कर रहे हो। तो मोहम्मद खान भट्टी साहब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान की अफवाज का, हसास इदारों का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का कि उन्होंने उनको जिंदा पकड़ लिया है सरहद पार करते हुए। वरना वो इतने दिन से गायब थे और ये भी हो सकता था कि बलूचिस्तान की सरहद से उनकी लाश ही मिल जाती। लेकिन मैं समझता हूं कि मोहम्मद खान भट्टी साहब से कोई सेटलमेंट हुई है तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो ना गायब थे ना गिरफ्तार थे, वो दरमियान में थे। क्या सेटलमेंट हो सकती है कि वो गिरफ्तारी दी, उसके बाद थोड़े दिनों बाद या 2-3 माह बाद उनको रखने के बाद रिहा कर दिया जाएगा? देखिए, अब पहले एक वादा माफुआ मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ सामने आ चुका है। अब एंटी करप्शन की टीम उन्हें लेने जा रही है। अब आकर मोहम्मद खान भट्टी ने जो इतने दिन गायब रहे हैं वो ना जमीन पर थे ना आसमान पर थे। उन्हें जमीन और आसमान मिलकर खा गया था। तो वो जहाँ जमीन और आसमान के दरमियान थे वहां उन्होंने क्या बताया है? वो तोते की तरह बोले हैं या सुमन बुकमुन इतने दिन खामोश रहे हैं? क्या उन्हें पकड़ने वाले थक गए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी ने तो कुछ नहीं बोला, चलो दफा करो, गिरफ्तारी डाल दें? या उन्होंने सब कुछ बता दिया है तो उसके बाद अब उनकी एक डील के तहत गिरफ्तारी डाली जा रही है? मुझे ये लगता है ज्यादा तौर पे कि शायद इतने दिन बाद मोहम्मद खान भट्टी साहब के नर्व्स ब्रेक हो गए होंगे। शुरू में 2-4 दिन तो वो बहुत फर्म स्टैंड में लिए होंगे, सख्त जान आदमी है, लेकिन जब दिन बढ़ते गए होंगे तो वो वीक होके उन्होंने वो सब कुछ बता दिया होगा जिसकी तलाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया था या उन्हें गायब किया गया था। तो अब ये आने वाले दिनों में मोहम्मद खान भट्टी परवेज इलाही के लिए क्या साबित होते हैं ये देखने की बात है। मेरे ख्याल में खतरनाक साबित होंगे। मेरे ख्याल में अच्छा मुजम्मिल साहब, तीसरा डॉलर की उड़ान जो है वो उसकी लगाम जो है वो बेलगाम ही हो गई है, और सेकंड जो है वो तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई जो है रिकॉर्ड की गई है तकरीबन 31.5%, 45 सालों के बाद। तो अब ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो तकरीबन 300 तक तो पहुंच गया है। तो आगे क्या हम देख रहे हैं मईशत की सूरत हाल? डॉलर जो है वो डार साहब से कंट्रोल नहीं होगा? मेरे ख्याल में डार साहब ने कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब ये आज जो पैनिक हुआ है ये डार साहब की वजह से हुआ है। एक दिन पहले डार साहब ने खबरें चलवा दी कि आईएमएफ हम पर बहुत जुल्म कर रहा है, आईएमएफ ने मजीद शर्तें लगा दी हैं, आईएमएफ अमेरिका के आगे रोने लग गए कि आईएमएफ ने बड़ी ज्यादती कर दी है, उसकी खबरें और फुटेज जारी कर दी। मार्केट पैनिक हो गई। अब आज जब मार्केट पैनिक हो गई है तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान के दुश्मन ये खबरें उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, हमारे तो रिजर्व $1 बिलियन बढ़ गए हैं, हमें दुनिया सब पैसे दे रही है। तो भाई ये बात करनी थी तो परसों करनी थी। आज जब सब कुछ डूब गया और लुटा गया पाकिस्तान, तो अब आप जो है उसके ऊपर एक कवर अप स्टोरी डाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता डार साहब का कोई दिमाग काम कर रहा है। लेकिन अगर दिमाग काम कर रहा हो तो परसों वो जो उन्होंने अपनी अमेरिकी वजीर डिप्टी सेक्रेटरी खजाना से फुटेज जारी कराई और कहा कि हमने आईएमएफ की उनको शिकायत लगाई है,
फिर जो ये खबरें चलाई कि आईएमएफ बड़ा ब्लैकमेल कर रहा है, आईएमएफ ये कह रहा है, और फिर आज जो है कह रहे हैं कि जी दुश्मन ये सब कुछ कर रहा है। भाई दुश्मन आप हैं, या मुआहदा कर लें या कहें नहीं करना। आपने पाकिस्तान की आवाम को एक सूली पर लटका दिया है आईएमएफ मुआहदे पर। ना आपसे होता है ना नहीं होता है। एक तरफ तो कौम को बताएं करना है या नहीं करना। अब आज देखें ना, शरह सूद भी 3% बढ़ा दिया है, बिजली भी 3 रुपए 94 पैसे बढ़ा दिया है, पेट्रोल 5 रुपए सस्ता कर दिया है। भाई कोई सिमत नजर ही नहीं आ रही। आपने अगर अगर आईएमएफ की शराइत सख्त थी, आपने बिजली 3 रुपए 94 पैसे महंगी करनी थी, शरह सूद 3% बढ़ानी थी, तो आपने पेट्रोल 5 रुपए सस्ता क्यों किया? उस पर वेल डन लेने के लिए तो ये जो बैड डन आगे कर रहे हैं। मुझे तो डार साहब की कुछ सिमती समझ नहीं आ रही। यहाँ इकोनॉमी को मुस्तहकम करते और पेट्रोल की कीमत ना कम करते, यहाँ फिर बिजली और गैस ना बढ़ाते या शरह सूद ना बढ़ाते। कोई सतरे बतरे गए हैं इसहाक डार साहब, और मुझे लगता है कि उनका कोई दिमागी तवाज़ुन हिल गया है। उन्हें समझ नहीं आ रही, खुद पैनिक स्टेज में है। एक दिन कोई मुल्क की फजा बना देते हैं, अगले दिन उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश करते हैं। डार साहब ये मईशत है, आप जो आग लगाते हैं उसके नतीजे में लाखों करोड़ों खानदान जल जाते हैं, फिर आप अगले दिन पानी डालते हैं, किस किस पे पानी डालेंगे? लिहाजा मेरे ख्याल में डार साहब को अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए। उनसे पाकिस्तान चल नहीं रहा। बहुत सारे लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें 2 दिन पहले मुल्क में ये फजा बनाने की जरूरत क्या थी कि आईएमएफ से मुआहदा नहीं हो रहा? जो ही उन्होंने ये फजा बनाई है तो ही सब कुछ डूब गया है। जब डूब गया है तो आज आके कहने लग गए हैं नहीं नहीं हमारी तो बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है, हमारे तो कल भी मुज़ाकरात हुए हैं, हमारे आज भी मुज़ाकरात हैं, अगले हफ्ते में हो जाएगा। भाई अगर अगले हफ्ते में हो जाना था तो 2 दिन पहले ही आपने सारा कुछ क्यों कहा? मुझे तो समझ नहीं आती डार साहब की कि एक दिन कोई फजा बनाते हैं, एक दिन कोई फजा बनाते हैं, कोई यकसुई तो पैदा कर लें। मुझे लगता है मिफ्ताह इस्माइल ने उनके हवास खत्म कर दिए हैं और वो पैनिक स्टेज पे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी पैनिक हो रही है। मुस्लिम लीग नून को उनके बारे में फैसला करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को उनके बारे में फैसला करना चाहिए। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब के इस वक्त गुम और कश्मकश की सूरत हाल है मैशत के हवाले से, और खास तौर पे हमारे जो वजीरी खजाना है इसहाक डार साहब, उनको अपनी पॉलिसी पे आईएमएफ के हवाले से रिव्यू करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।